वेलकम टू योर चैनल रोड टू हिस्ट्री। यस, आपके चैनल में ही आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ कुछ फिरोज तुगलक के प्रशासनिक नीतियों के दोष को लेकर। नो डाउट फिरोज तुगलक ने बहुत सारे सुधार किए, उदारता का दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन उसके प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ दोष भी थी जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का बाद में पतन हुआ। सर्वप्रथम जो उसकी अपीजमेंट की पॉलिसी थी, तुष्टिकरण की नीति थी समाज के पावरफुल सेक्शंस के प्रति, उसने साम्राज्य की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है उसको कमजोर कर दिया। उलेमाओं के प्रति जो एक अपीजमेंट की पॉलिसी वो अपनाता था, उसकी इस पॉलिसी ने इतिहासकारों की नज़र में उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है, वो एक ऑर्थोडॉक्स मुसलमान का चेहरा प्रस्तुत करता है जो सिर्फ मुस्लिम सब्जेक्ट्स के बारे में सोचता था। तो ये उसकी एक कमजोरी साबित हुई। उलमाओं को संतुष्ट करना उसके लिए बाद में घातक सिद्ध हुआ। जो सामंत वर्ग थे उनके प्रति भी उसने तुष्टिकरण की नीति अपनाई और उन पर जो कंट्रोल होता है सेंट्रल अथॉरिटी का, वो कंट्रोल कम होने लगा। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्थिक नियंत्रण, फिनेंशियल कंट्रोल से भी मुक्त कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो रिसोर्सेस रॉयल ट्रेजरी में आने चाहिए जिससे सल्तनत मजबूत होता, वो रिसोर्सेस भी कम होने लगे। और यह भी फिरोज तुगलक की एक प्रशासनिक नीति की दोष मानी जाती है। जो सैन्य व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था में भी उसने कई कमजोरियां दिखाई। उसने जो सैनिक का पोस्ट है, पद है, उसको हेरिडिटरी कर दिया, वंशानुगत कर दिया। और ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर एक कुशल योद्धा है, एक अच्छा सैनिक है, तो उसका पुत्र भी उतना ही अच्छा सैनिक हो। तो ये वंशानुगत की जो व्यवस्था है, उसने सैन्य व्यवस्था को ही कमजोर कर दिया। ठीक यही चीज वंशानुगत हो गया डिफरेंट पोस्ट में भी, तो वो अथॉरिटी भी धीरे धीरे कमजोर हुई। सैनिकों की जहां तक बात है, तो फिरोज तुगलक सैनिकों को सैलरी के रूप में लैंड ग्रांट देने लगा। और ये लैंड ग्रांट देने की जो प्रथा है, वो धीरे धीरे सैनिकों को सैनिक से किसान बनाने लगी। अब उनका ज़्यादा तवज्जो खेती करने में होता था और जिससे जो उनका एक मार्शल स्किल है, वो स्किल कमजोर होने लगा। अब वो अच्छे योद्धा नहीं रहे, वो एक अच्छे किसान बन गए। साथ ही जो दाग और हुलिया की प्रथा थी, दाग जो घोड़े को रॉयल सील से दागा जाता था ताकि सैनिक अच्छे घोड़े के बदले कोई दूसरे घोड़े को इस्तेमाल ना करें, और हुलिया जो सैनिकों का एक फेशियल डिस्क्रिप्शन रखा जाता था ताकि कोई भी सैनिक अपने बदले में सब्स्टिट्यूट ना भेज सके, ये प्रथा भी ढीली पड़ गई। निरीक्षण के अभाव में सही ढंग से निरीक्षण नहीं किया जाता था। नतीजा ये हुआ कि घटिया किस्म के घोड़ों का इस्तेमाल सैनिक करने लगे, कई बार अपने सब्स्टिट्यूट को भेजने लगे। अब ये भी जो मार्शल स्किल है, जो सैनिक स्ट्रेंथ है, उसको कम कर दिया और इसका बहुत बुरा प्रभाव सल्तनत के ताकत पर पड़ा। यह भी देखा गया कि जो पदाधिकारी थे वो भ्रष्ट होने लगे, वो मनमाना लगान वसूलने लगे, इल्लीगल टैक्सेज कलेक्ट करने लगे और इनको भी नियंत्रित करने में फिरोज तुगलक असफल रहा। और जिसका नतीजा ये हुआ कि वो एक्सप्लॉयटेटिव हो गए और जनता जो है उससे नाखुश होने लगी। तो ये सब जो तुष्टिकरण की नीति थी या सैन्य व्यवस्था में जो उसने नए नए प्रयोग करके सुधार करने लगा, ये साम्राज्य के लिए अंततः घातक हुआ। नो डाउट फिरोज तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड को देखा था। मोहम्मद बिन तुगलक के जो रिफॉर्म्स थे उनके बारे में जानता था और उसको ये भी पता था कि उसके कार्यों से
सामंत वर्ग, उलेमा वर्ग और आम जनता भी नाखुश थी। तो इस चीज़ को वो दूर करने का अपने उदार प्रवृत्ति के द्वारा किया और जो उसने कृषि सुधार किए उससे नो डाउट पहले रॉयल ट्रेजरी को बहुत फायदा हुआ। उसके जो वेलफेयर वर्क थे उससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी जनता की नज़र में। एक अच्छे सुल्तान का फिगर वो पेश किया। लेकिन जो उसकी अपीजमेंट की पॉलिसी थी उसकी सारी नीतियों पर भारी पड़ी और नतीजा ये हुआ कि ये अपीजमेंट की पॉलिसी उसके साम्राज्य को ही कमजोर कर दी और देखा यह गया कि उसकी मृत्यु के 10 साल बाद ही साम्राज्य का पतन हो गया। उसकी ये पॉलिसी उसके जो सक्सेसर थे उसके लिए घातक साबित हुई। उसके सक्सेसर उन भ्रष्ट पदाधिकारियों से या अनडिसिप्लिन जो सेना थी या उलेमाओं का जो एक मन बढ़ गया था उसको नियंत्रित नहीं कर पाए और यहाँ तक कि वो लगान भी सही ढंग से वसूल नहीं कर पाए। तो साम्राज्य की स्थिति धीरे धीरे और खराब होने लगी और साम्राज्य पतन की ओर चला गया। मोनार्की जो मेडिवल पीरियड में हर जगह पाया गया है, मोनार्की के लिए आवश्यक होता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी मजबूत हो, सुल्तान का एक मजबूत चेहरा हो। नो डाउट उदारता बहुत अच्छी चीज़ है और एक उदारतापूर्ण व्यवहार सुल्तान को या राजा को या बादशाह को करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक जो डिस्पोटिक फेस होता है, एक सेंट्रल कंट्रोल की जो एबिलिटी होती है उसकी भी जरूरत होती है। और अच्छे शासक के लिए चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक संतुलन बना के रखे, उदारता के बीच में और कंट्रोल के बीच में। इस संतुलन को फिरोज तुगलक नहीं बना कर पाया, इसमें वो असफल हो गया। जब इन दोनों का संतुलन होता है तो प्रशासन अच्छे ढंग से चलता है और जनता भी खुश रहती है। लेकिन कंट्रोल करने में फिरोज तुगलक असफल रहा, सिर्फ उदारता का ही प्रदर्शन करते रहा और जिसका नतीजा हुआ कि दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। तो ये दोनों बातें बहुत आवश्यक है किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए। डेमोक्रेसी की अलग बात होती है और मोनार्की की अलग बात होती है। मोनार्की के अपने रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से उसमें डील करना जरूरी होता है। एक डेस्पोटिक फेस भी सामने रखना जरूरी होता है, जो फिरोज तुगलक रख नहीं पाया। यह भी देखा गया सैनिक नीतियों की वजह से कि सेना में सक्रिय सैनिकों की संख्या कम होने लगी, अवकाश प्राप्त और पेंशन भोगी सैनिक ज़्यादा होने लगे। तो इसने भी सैनिकों की ताकत को कमजोर किया। तो किसी भी मोनार्की को या साम्राज्य को चलाने के लिए जो 3 मुख्य चीज होते हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी और मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये तीनों जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक एलिमेंट होते हैं, उनमें बाद में कमजोरी नजर आने लगी। तो निश्चित ही था कि इस साम्राज्य का पतन होता। नो डाउट उसने अपने कुछ नीतियों से सुल्तान की प्रतिष्ठा को जरूर बढ़ाया, लेकिन अपीजमेंट की पॉलिसी उसके लिए बहुत घातक साबित हुई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिरोज तुगलक के जो प्रशासनिक दोष हैं उसके बारे में इतनी ही बातें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे व्यूज़ को बढ़ाएं। अभी भी व्यूज़ कम आ रहे हैं। आपका सपोर्ट, आपका व्यू ज़्यादा से ज़्यादा करना मुझे इनकरेज करता है। मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा अन्य वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो।